हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे फाइटर बैच में। तो हमारे बैच में ऑलरेडी आपके क्लास 12 सेमेस्टर 4 का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैंने वादा किया था कि आपका पूरा सेमेस्टर मैं आप लोगों को कराऊंगा और जो जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने करवा चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने कुछ क्लासेस मिस कर दिया है तो मैं जितना भी क्लासेस लिया हूँ सबका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप लोग किसी भी क्लास जाके व्यू कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल्स में हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। आई होप वो क्लासेस आपको हेल्प किया है। तो इसके बाद मैंने बोला था कि आप लोगों को मैं कुछ पेपर्स प्रैक्टिस कराऊंगा। तो वेस्ट बंगाल काउंसिल का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर था वो भी हमने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आज सर आप क्या करेंगे? तो सर आज मैं कराऊंगा आप लोगों को ABTA का जो इंग्लिश वर्जन पेज है वो मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। इस साल ABTA बहुत सारे इंग्लिश वर्जन पेज दिया है। अगर आप लोग कॉन्टेंट्स खोलते हैं तो देखिए, ऐसा मैंने नहीं, बहुत सालों बाद देख रहा हूँ कि ABTA इंग्लिश वर्जन में इतना सारा क्वेश्चन दे रहा है। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, बहुत सारा क्वेश्चन इस बार इंग्लिश वर्जन में है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ABTA हर साल इतना ज़्यादा इंग्लिश वर्जन अपलोड नहीं करता है। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ ABTA इंग्लिश वर्जन बहुत सारे पेपर अपलोड किए हैं। अपलोड मतलब वो पब्लिश किए हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा इस बार ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा ABTA कंप्लीट करने के बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है हम लोग और भी टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज मैं आप लोगों को कराऊंगा ABTA का पेज नंबर SC3 साइंस का 3rd पेज में जो पहला आपका जो टेस्ट पेपर है, पहला पेपर है, वो मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो पेपर सॉल्व कराने से पहले आप लोगों को मैं एक छोटा अनाउंसमेंट कर देता हूँ। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर एक मॉक टेस्ट लाना अच्छा होता है, आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट आप लोगों को ज़रूरत था। तो मैं भी आपका बात सुना। तो ऐसे आप लोगों को गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि हमारे चैनल की तरफ से, मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च मैंने किया है। आप सभी के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने एक मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जिसका प्राइस केवल और केवल सिर्फ 99 रुपीज़ है। बोलेंगे सर आप पैसा का बात क्यों कर रहे हैं? तो 99 रुपीज़ देखो मैं क्यों ले रहा हूँ, मैं आप सब बोल दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट ले रहा हूँ मैं ऑलरेडी उधर मैं बोला भी हूँ कैसे लूँगा मॉक टेस्ट। तो अब मैं सब लोगों को बोल ही दे रहा हूँ, फिर से मैं उस मॉक टेस्ट का पूरा लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आपको एक गूगल फॉर्म्स दिया है, उसको फिल करना है, सिर्फ 99 रुपीज़ आप लोग को पे करना है। अभी 99 रुपीज़ में क्यों ले रहा हूँ, मैं क्यों ले रहा हूँ? आप लोग जो अपना आंसर शीट भेजेंगे उसको मैं आंसर शीट आप लोग का प्रिंट करूंगा, उसको चेक करूंगा, जो जो अपडेट मतलब जो जो आप लोग का करेक्शन है करेक्शन करके मैं आप लोग को भेजूंगा। तो ऐसे मैं 15 प्लस मॉक टेस्ट आप लोगों का लूँगा, 15 प्लस मॉक टेस्ट आप लोगों का लूँगा। सिर्फ फिजिक्स में नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ केमिस्ट्री और मैथ्स, मेरे जो कॉन्टैक्ट्स में टीचर से उन लोगों से बात किया हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ उन सब्जेक्ट में भी आप लोगों का मैं टेस्ट लूँ। तो आप लोग ये मत सोचिए सर हमें लूट लिए। देखिए 99 रुपीज़ आज के ज़माने में कुछ नहीं है। आप लोग कहीं पर भी जाते हैं, मोमोज खाने, डोसा खाने, इडली खाने, कुछ भी खाने जाते हैं, फास्ट फूड खाने, 100 रुपये 200 रुपये इधर निकल लेते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आप लोग को लूट लूँगा। मैं इतना सारा क्लासेस सब कुछ आप लोग को फ्री में कराया हूँ। ये सिर्फ इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि बाकी जो टीचर्स को मैं करने दूंगा क्वेश्चन, उन टीचर को तो मुझे कुछ रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। वो टीचर्स तो मेरा पैसा ना मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बाकी सब तो फ्री में नहीं कराएंगे ना, उन लोगों को भी मुझे कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए मैं ले रहा हूँ। नहीं तो ये भी मेरा लेने का मन नहीं था। तो आप लोग में से अगर कोई मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मेरे पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म्स का लिंक है, उसको ओपन करके आप लोग को मिल जाएगा। वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पर अपने ईमेल आईडी जो है बहुत ही प्रॉपर वे से देना, क्योंकि इस ईमेल आईडी में सारा क्वेश्चन जाएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको उस ईमेल आईडी में आपका आंसर शीट भेजना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए। तो चलिए वापस अपने क्लास में वापस आते हैं, सो देखिए आज हम लोग कर रहे हैं ABTA का पेज नंबर SC3 इंग्लिश वर्जन। तो क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, जो एकदम थियोरेटिकल क्वेश्चन रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन मैंने पढ़ाने का टाइम कराया था, एकदम थ्योरी क्वेश्चन है, वो हम नहीं करेंगे। जो नया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स वही हम लोग सिर्फ करेंगे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं सेक्शन A से। सो सेक्शन A से हम लोग ले रहे हैं। तो सेक्शन A क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन दिया है? हाउ डज फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस चेंज इफ मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वायलेट लाइट? तो एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसे चेंज होगा अगर रेड लाइट यूज़ किया जाए वाइट मतलब वायलेट लाइट के अलावा? तो क्या होगा देखिए। तो एक चीज़ देखिए, हमारा जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ किसको डिपेंड करता है बोलिए? तो हमारे पास फोकल लेंथ का रिलेशन है, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या फोकल लेंथ है? 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो फोकल लेंथ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? याद कीजिए, कॉची का इक्वेशन था, याद है? कॉचीज इक्वेशन क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू a प्लस
b बाई लैम्डा स्क्वायर। सो म्यू वेरी करता है इन्वर्सली विथ वेवलेंथ। तो इसका मतलब क्या हो गया, फोकल लेंथ और हमारा वेवलेंथ क्या होगा, डायरेक्टली वेरी होगा। तो मतलब जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा उसका फोकल लेंथ उतना ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन में बोला है अगर वायलेट लाइट यूज़ किया जाए रेड लाइट की जगह, तो वायलेट का तो हमारा जो वेवलेंथ है, वायलेट का जो हमारा जो वेवलेंथ है वो मच लेस देन रेड का जो वेवलेंथ है, रेड का वेवलेंथ है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट विल हैपन टू द फोकल लेंथ इफ मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ व्हाइट लाइट। तो इसका ज़्यादा है तो मतलब इसका जो फोकल लेंथ है वो भी किससे कम हो जाएगा, रेड लाइट का फोकल लेंथ से कम हो जाएगा। सो हमारा वायलेट लाइट, रेड लाइट वायलेट का जगह अगर रेड होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, फोकल लेंथ विल इंक्रीज, फोकल लेंथ विल इंक्रीज। सो अगर हम लोग ये वाला लेते हैं तो हमारा फोकल लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ पा रहे हैं, तो चलिए, तो हमारा फोकल लेंथ इंक्रीज होगा। सो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। अब इसी का और का एक क्वेश्चन है, बोला है रे ऑफ लाइट व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो क्रिटिकल एंगल बोले लेकिन किसमें, इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो कर देंगे कैसे, देखिए। तो क्रिटिकल एंगल हम लोग के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसी का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, देखिए वाला क्वेश्चन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, क्या बोला है, बोला है ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। यहाँ पर सोचिए दोनों मीडियम, ये μ1 यहाँ पर है मीडियम μ2, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, मतलब हमारा μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मतलब ये डेंसर है ये रेयर मीडियम है। तो जब ट्रैवल कर रहा है डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से जाने के बाद ये ग्रेजेस अलॉन्ग द मीडियम हो जाता है। तो ग्रेजेस अलॉन्ग द मीडियम मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो क्या लगता है, सब लाइट हमारा रिफ्लेक्ट बैक कर गया। तो इसी कंडीशन में हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसी को क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। याद आ रहा है आप लोगों को, ये हमने पढ़ा था, क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने पढ़ा था। सो ये हमारा क्रिटिकल एंगल आ जा रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पर, कि हम लोग यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का स्नेल्स लॉ लगाते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो याद कीजिए, स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, μ2 साइन थीटा सी इक्वल्स टू μ1 साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि आर का वैल्यू 90 डिग्री है। सो यहाँ पर साइन थीटा सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, μ1 बाई μ2, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 है। सो ये क्या हो जाएगा 2μ1, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाई μ2 बाई μ1, या 1 बाई 1 μ2 हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से साइन थीटा सी का वैल्यू क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 1 μ2। अभी यहाँ पर एक है, ये हमारा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, लेकिन क्वेश्चन बोला है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अभी देखिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, म्यू का वैल्यू है c/v। तो अगर हम लोग μ2 बाई μ1 बोलते हैं तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो μ2 बाई μ1 अगर बोलते हैं तो c/v2 बाई c/v1 दैट इज v1 बाई v2 हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इस टर्म में। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, इसको अगर मैं लिखता हूँ ऐसे साइन इनवर्स 1 बाई म्यू अगर लिखते हैं, क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पर हमने क्या किया कंसिडरेशन, कि μ1 को हमने 1 पकड़ लिया और μ2 को म्यू पकड़ लिया। अगर ऐसे करते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू का वैल्यू है c/v, म्यू का वैल्यू है c/v। तो साइन इनवर्स 1 बाई म्यू का वैल्यू क्या है c/v, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स v/c। तो ये वाला हो गया वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो दोनों क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, समझ गए कैसे करना है। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है, हो गया। तो चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है। चलिए हाँ, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है। सेकंड क्वेश्चन बोला है ए लेंस इज मेड ऑफ अ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, वन साइड ऑफ द लेंस इज फ्लैट एंड अदर कॉन्वेक्स विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। तो एक ऐसा लेंस दिया है, एक साइड कॉन्वेक्स है, एक साइड है फ्लैट, ठीक है। तो ऐसा टाइप का लेंस है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हमारा जो कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। और दूसरा तो प्लेन मिरर है,
प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस का एंगल मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है प्लेन का, इन्फिनिटी होता है। तो ये इसके लिए हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। इसके लिए अगर R1 है, इसके लिए R2 है, तो इसका हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोला है क्वेश्चन में, देखिए 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है 1.5। तो बोला है 1. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ये वाला कौन सा फॉर्मूला से करेंगे, वही लेंस मेकर फॉर्मूला। ये जो ABTA का पूरा पेज है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ये पेज डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें फोकल लेंथ निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला से निकालेंगे, ये वाला हम निकालेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला से। लेंस मेकर फॉर्मूला से हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। सो 1/f म्यू का वैल्यू क्या है 1.5 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/इंफिनिटी, दैट इज 0.5 इंटू 1/20। तो क्या होगा 5/200, दैट इज 1/40। सो 1/f का वैल्यू क्या आ गया 1/40, यहाँ से f का वैल्यू क्या आ गया 40 सेंटीमीटर। सो हमारा फोकल लेंथ क्या होगा, बोला है व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो हमारा फोकल लेंथ क्या आ गया 40 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ आ चुका है। समझ पा रहे हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। देखिए सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन करना है कि जब भी हमारा प्लेन सरफेस हो जाएगा तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी का और का एक क्वेश्चन है, इसका और का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, ऐसा टाइप का क्वेश्चन ही आपका एग्जाम में आएगा। सो चलिए 2 का और का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए और का क्वेश्चन क्या बोला है, ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। तो पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। एक कॉन्केव मिरर है ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हमारा फोकस है, सो ये कितना है फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर है हमारा फोकल लेंथ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा C। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सो बोला एक वॉल से कितना डिस्टेंस दूर है 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सोचिए एक वॉल है हमारा, एक यहाँ पर वॉल है, यहाँ पर एक हमारा वॉल है। तो ये डिस्टेंस कितना बोला है 35 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉल। उसके बाद क्या बोला है, हाउ फार द वॉल शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट द इमेज। A concave mirror 10 centimeter is placed at a distance of 35 centimeter from a wall. How far from the wall should an object be placed to get the image on the wall? तो यहाँ पर हमारा इमेज बनेगा, यहाँ पर हमारा इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रखें, तो हमारे क्वेश्चन में इमेज डिस्टेंस हमें क्या दिया है, इमेज डिस्टेंस क्या दिया है, देखिए इमेज डिस्टेंस भी कितना बोला है 35 सेंटीमीटर बोला है। फोकल लेंथ कितना बोला है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे फ्रॉम द वॉल। सो देखिए साइन कन्वेंशन से इसको माइनस कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए। तो u का वैल्यू क्या है ये हमें निकालना है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे करेंगे, हमारे पास मिरर का फॉर्मूला क्या पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो वैल्यू पुट करेंगे, v का वैल्यू क्या है 1/-35 प्लस 1/u, f का वैल्यू क्या है 1/-10। सो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 1/u 1/35 माइनस 1/10। तो इसको एलसीएम करेंगे क्या होगा 35 और 10 का एलसीएम 70 होता है। 35 इंटू 2 10 इंटू 7 दैट इज माइनस 5/70। सो कितना होता है 5 1 5 14 माइनस 1/14। सो यहाँ पर u क्या हो गया -14 सेंटीमीटर। सो हमारा यहाँ पर ऐसा कुछ डिस्टेंस पर मुझे ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस है u। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया क्या, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ गया u हो गया -14 सेंटीमीटर, ये हमारा आ चुका है। लेकिन ये वाला आंसर नहीं पूछा है। फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस कितना है हाउ फार फ्रॉम द वॉल, ये हमें निकालना है। तो ये डिस्टेंस मेरा क्या आया, ये डिस्टेंस आया मेरा 14 सेंटीमीटर, ये टोटल 35 है। तो ये क्या होगा 35 माइनस 14, ये वाला आंसर होगा। सो डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल ये पूछा है, समझ पा रहे हैं। ये तो डिस्टेंस फ्रॉम द हमारा मिरर हुआ, लेकिन हमें क्या पूछा डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल। सो क्वेश्चन अच्छे से देखिए, ऐसा ही होगा। मैक्सिमम बच्चा क्या करेगा 14 सेंटीमीटर आंसर लिख के आ जाएगा, लेकिन 14 सेंटीमीटर आंसर नहीं है। आंसर क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल कितना है, तो ये 14 हमें ये निकालना है। तो डिस्टेंस फ्रॉम
वॉल कितना है 35 माइनस 14 दैट इज 21 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। सो हमें ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकला, कहाँ से निकला मिरर से, मुझे वॉल से डिस्टेंस चाहिए। समझ पाए, ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ये वाला आंसर लिख के आ जाते, लेकिन वो क्या होता गलत होता। ठीक है, इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं। 2 का और हो गया, अभी हम लोग 3 का क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड वाला क्वेश्चन स्क्रीन को बता रहा है, अब लोग देखिए, तब तक मैं इसको साफ कर लूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या बोला है, अ ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर अ पेज विच लेटर्स आर प्रिंटेड इन डिफरेंट कलर्स, विल द इमेज ऑफ ऑल द लेटर्स लाई इन द सेम प्लेन। अच्छा, तो एक ग्लास स्लैब रखा है ऐसे करके एक पेज के ऊपर, यहाँ पर एक पेज है, पर अलग अलग लिखा है ABCD EF, कुछ भी लिख सकता है। इसके ऊपर हमने क्या किया, एक ग्लास का स्लैब हमने रख दिया, इसके ऊपर हमने एक ग्लास का स्लैब रख दिया, ये वाला क्वेश्चन में दिया है, इसके ऊपर हमने एक ग्लास का स्लैब रख दिया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, विल द इमेज ऑफ ऑल द लेटर्स लाई इन द सेम प्लेन। अभी देखिए बोला ये इसका जो इमेज होगा, यहाँ पर हम लोग जो इमेज देखेंगे ABCD, ये क्या एक ही लाइन में रहेगा। तो एक चीज़ देखिए, बोला है अलग अलग कलर्स का है, तो अलग अलग कलर्स है, तो अलग अलग कलर्स का क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो हमारे पास ये रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, आपको याद कीजिए, अपरेंट डेप्थ का क्या कॉन्सेप्ट था, अपरेंट डेप्थ का मतलब है रियल डेप्थ, इसको अगर D डैश बोलते हैं, रियल डेप्थ D/μ, दैट इज D डैश इक्वल्स टू D/μ। ये वाला हमारा होता है D डैश इक्वल्स टू D/μ, ये वाला हमारा अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ A/λ²। मतलब जिसका वेवलेंथ जितना कम होगा, जिसका वेवलेंथ जितना कम होगा, मतलब अपरेंट डेप्थ भी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसके साथ है। तो मतलब अपरेंट डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ का स्क्वायर, या वेवलेंथ का साथ है। तो मतलब जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा है, उसका अपरेंट डेप्थ भी उतना ज़्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा है, उसका अपरेंट डेप्थ भी उतना ज़्यादा होगा। मतलब जिसका हाई वेवलेंथ, जिसका ज़्यादा वेवलेंथ है, उसका क्या होगा, उसका ज़्यादा डेप्थ में रहेगा, मतलब ज़्यादा नीचे रहेगा, और जिसका कम वेवलेंथ है उसको लगेगा थोड़ा ऊपर होगा। तो कौन ज़्यादा ऊपर होगा, तो जो रेड कलर का लेटर्स होगा वो होगा नीचे, और वायलेट कलर का लेटर्स क्या होगा, ऊपर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से, क्योंकि हमें पता है कि रेड का वेवलेंथ वायलेट से ज़्यादा होता है, तो देयरफॉर रेड कलर लेटर्स विल seem to appear more, क्या मोर नीचे, मतलब मोर डीप या मोर बिलो देन वायलेट। इसका मतलब क्या है कि सारे लेटर्स एक प्लेन में नहीं रहते हैं, इसका मतलब यही है कि सारे लेटर्स एक ही प्लेन में नहीं रहते। ठीक है, सो ये हमारा है। तो अपरेंट डेप्थ सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा होगा रेड कलर लेटर्स के लिए सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ऊपर कौन सा लगेगा, वायलेट, ब्लू, इंडिगो, ऐसे करके हमारा चलता रहेगा। मतलब अगर मैं सीक्वेंस बोल दूं तो विबग्योर का जो सीक्वेंस है रेड से सबसे ज़्यादा होगा, धीरे धीरे कमता रहेगा। समझ पा रहे हैं, तो ये उसका पूरा लॉजिक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद हमारा 3 का और का क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। 3 का और, सॉरी पेन भी गिर जा रहा है, आपको कराते कराते एक्साइटमेंट में मेरा पेन भी गिर जा रहा है नीचे। चलिए 3 का और का क्वेश्चन स्क्रीन को बता रहा है, चलिए देख लेते क्या दिया है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 slits is halved and distance between the slit and screen is doubled, then what will be the effect of the fringe width। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये भी इजी क्वेश्चन है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, बीटा इक्वल्स टू d λ/d। अभी क्या बोला है देखिए क्वेश्चन में, इफ डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज हाफ्ड, मतलब d डैश क्या हो गया d/2, और क्या बोला है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड हमारा स्लिट क्या हो गया, डबल हो गया, एंड स्क्रीन इज डबल, मतलब d डैश हो गया
2d, तो क्या होगा देखिए d डैश इक्वल्स 2d, तो क्या होगा हमारे पास चेंज, तो देखिए बीटा डैश क्या होगा d डैश लैम्डा बाई d डैश, तो d डैश का जगह क्या होगा 2d इंटू लैम्डा, और d डैश का मतलब है d बाई 2 दैट इज 4d लैम्डा बाई d दैट इज 4 इंटू बीटा, तो बीटा डैश क्या आ गया, बीटा डैश का वैल्यू आ गया 4 इंटू बीटा। तो मतलब हमारा क्या हुआ, हमारा फ्रिंज विड्थ क्या हो गया, देयरफॉर फ्रिंज विड्थ हमारा क्या हो गया, फ्रिंज विड्थ इज इंक्रीज्ड टू 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना हो गया, कितना बढ़ गया 4 टाइम्स बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। इसको देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 3 का और हो गया। अभी चलिए 4th वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो 4th क्वेश्चन क्या बोला है, तो चलिए देख लेते हैं 4th क्वेश्चन क्या बोला है। 4th क्वेश्चन बोला है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इज लैम्डा। तो एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी के है, उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा। व्हाट वुड बी द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज k/4। सो k/4 जब होगा तब उसका वेवलेंथ क्या होगा, यह क्वेश्चन दिया है, उसका वेवलेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, देखिए ये सब क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला एस्टैब्लिश करना पड़ता है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम भी ये वाला होता है। तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच बाई, याद कीजिए हम सभी लोग मोमेंटम के साथ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या किए थे, याद कीजिए मोमेंटम इक्वल्स टू एम भी, ये वाला हमने किए थे। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिख सकते थे 1/2 एम इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर लिख पाते थे। तो क्या होगा यहाँ से एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड में के है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2m के ये वाला होगा। तो यहाँ से m भी क्या हो जाएगा, इसको भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा ना, रूट अंडर 2m के, देखिए 1/2m एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, क्योंकि इधर हम लोग करेंगे तो कैंसल आउट हो जा रहा है, 2m इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको करेंगे रूट अंडर 2m के, ये वाला हुआ रूट अंडर 2m के। तो यहाँ पर m भी का जगह क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 2m के। तो हमारा वेवलेंथ कितना चेंज होगा, तो क्वेश्चन ने पूछा वेवलेंथ कितना चेंज होगा, तो लैम्डा डैश बाई लैम्डा करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा लैम्डा डैश बाई लैम्डा अगर करते हैं, लैम्डा डैश का जगह क्या लिखेंगे एच बाई रूट अंडर 2m के डैश बाई एच बाई 2m के, मतलब k बाई के डैश, ये वाला हमारा पड़ा रह जाएगा। अभी k क्या बोला है k/4 है, k डैश का मतलब क्या है k/4 है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ k बाई k/4, दैट इज k के कट के, दैट इज रूट अंडर 4 दैट इज 2, दैट इज लैम्डा डैश इक्वल्स टू 2 इंटू लैम्डा। मतलब क्या हुआ क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी अगर मतलब ये वाला हो गया तो मेरा वेवलेंथ क्या हो गया, वेवलेंथ मेरा डबल्ड हो गया, तो ये वाला हमारा आंसर है। तो वेवलेंथ कितना हो गया, वेवलेंथ हमारा डबल्ड हो चुका है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, सो आवर वेवलेंथ इज डबल्ड। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 4th वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, वेवलेंथ हमारा क्या हुआ डबल हो गया। ठीक है, लिख लिए, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन दिया है। इसी का एक और का क्वेश्चन है, 4 का और का क्वेश्चन है। क्या बोला है, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सीलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्वायर्ड बाय द टू। तो मोमेंटम का मतलब क्या है, देखिए पोटेंशियल और मोमेंटम का रिलेशन बोला है। सो मोमेंटम का मतलब क्या है m इंटू भी। इसी का भी हम लोग क्या फॉर्मूला देखा, मोमेंटम के साथ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या देखा, रूट अंडर 2m k, k इज द काइनेटिक एनर्जी, k इज द काइनेटिक एनर्जी। अभी देखिए काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला है, हम लोग क्या लिख सकते हैं q इंटू भी लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, हम लोग तो ये लिख सकते हैं ना चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये पोटेंशियल तो v है। तो यहाँ से मेरा मोमेंटम का क्या फॉर्मूला आ गया, रूट अंडर 2m q इंटू v का मतलब है पोटेंशियल। अभी क्या क्या बोला है, प्रोटॉन और क्या दिया है अल्फा पार्टिकल। तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का मुझे मोमेंटम का रेशियो चाहिए। सो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों का अगर मुझे चाहिए तो इधर मेरा क्या होगा, दोनों का सेम पोटेंशियल बोला है, तो सेम पोटेंशियल बोला है तो मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर मेरा क्या होगा रूट अंडर 2m अल्फा q अल्फा v डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 2m प्रोटॉन q प्रोटॉन इंटू v। अभी देखिए
अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का 2 होता है। तो अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पर तो क्या पड़ा रहेगा, देखिए 2 तो कट गया, भी तो कट गया, तो एम अल्फा का जगह क्या लिखेंगे, एम अल्फा का जगह लिखेंगे 4mp, क्यू अल्फा जगह क्या लिखेंगे 2qp डिवाइडेड बाई mp इंटू qp। तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, तो 4 इंटू 2 क्या बचा, 8 बाकी है। सो 8 का मतलब क्या, 2√2। सो हमारे पास p अल्फा इज टू p प्रोटॉन क्या हो गया, 2√2:1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। द रेशियो ऑफ द मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन इज 2√2:1। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने देख लिया। चलिए 2√2:1। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये वाला 4 का और हुआ। इसके बाद 5 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सो चलिए देख लेते हैं 5 का क्वेश्चन क्या दिया है। समझ गए ये वाला, बहुत अच्छा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर का तब से जितना भी क्वेश्चन किए सब एकदम डायरेक्ट, एक भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आया। जो भी आया सब प्रूफ, ये प्रूफ करो वो प्रूफ करो। तो ऐसे ही एप्लीकेशन आप लोग को आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एनर्जी फ्रॉम सन इज रिसीव्ड ऑन द अर्थ एट द रेट ऑफ 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो एनर्जी का रेट क्या बोला है, एनर्जी रेट कितना रिसीव हो रहा है, 2 कैलोरी क्या दिया है, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट बोला है। इफ द एवरेज सोलर लाइट बी टेकन एज 5 वेवलेंथ ऑफ द सोलर लाइट। तो सोलर लाइट का जो वेवलेंथ है वो कितना बोला है, 5500 एंगस्ट्रॉम। 5500 सोलर लाइट का वेवलेंथ बोला है 5500 एंगस्ट्रॉम। देन हाउ मेनी फोटॉन्स रिसीव्ड ऑन द अर्थ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये हमें पूछा है। तो कितना हमारा फोटॉन्स होता है, फोटॉन्स नंबर कितना है, कितना फोटॉन्स हमारा 1 मिनट में आ रहा है, फोटॉन्स नंबर हमारा कितना है 1 मिनट में, फोटॉन्स नंबर कितना है ये पूछा है। तो सबसे पहले मुझे इसको ले जाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सबसे पहला काम है। क्योंकि जब भी आप लोग में पढ़ाने का टाइम बोला था, मॉडर्न फिजिक्स का जब भी कुछ करेंगे, क्वांटम का जब भी कुछ करेंगे, हमेशा एनर्जी को लेकर जाना किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कैलोरी में दिया है, तो कैलोरी का मतलब क्या है, 2 × 4.2 क्या हो गया, जूल हो गया, जूल सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट इनवर्स। तो जूल से जब हम लोग किस में करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे, किससे डिवाइड करना पड़ता है, 1.6 × 10⁻⁹। सो क्या हो जाएगा, 2 × 4.2 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब इसको जब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 कट गया, 2 × 8 = 16, 2 × 4 2 × 21 दैट इज 21/4 10⁻+19 हो गया, -19 ऊपर जाएगा तो +19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये वाला हमारा निकला है। अभी देखिए टोटल वेवलेंथ कितना, ये वाला। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पास क्या पता है, एनर्जी का फॉर्मूला E = हमें क्या पता है, h न्यू प्लैंक इक्वेशन। तो यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, hc/λ। तो hc/λ को मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बोला था, अगर मैं इसको 12400 करूँ बाई लैम्डा को अगर मैं एंगस्ट्रॉम में रखूँ तो हमारा डायरेक्ट आंसर किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। याद कीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने का टाइम बोला था। तो 12400 लैम्डा का वैल्यू कितना है, 5500, दैट इज 5500 दैट इज 124/55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो टोटल एनर्जी मेरा कितना है, टोटल एनर्जी मेरा ये है। तो हमारे पास किस रेट से एनर्जी आ रहा है, इस रेट से एनर्जी आ रहा है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना है, सो हमारा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट क्या होगा, देखिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, किसको डिवाइड करना पड़ेगा, दिस को डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज एनर्जी रेट। एनर्जी रेट के साथ ये क्या है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ये क्या है 1 फोटोन का एनर्जी, तो ये वाला है ना 1 फोटोन का एनर्जी। देखिए टोटल एनर्जी इस रेट में आ रहा है, 1 फोटोन का एनर्जी ये वाला है, तो कितना सारा फोटोन आएगा, तो हमारे पास एनर्जी रेट के साथ एनर्जी ऑफ 1 फोटोन डिवाइड करना पड़ेगा ना। देखिए टोटल एनर्जी मेरा इस रेट में आ रहा है, 1 फोटोन का एनर्जी ये वाला है, तो रेट निकालने के लिए मुझे टोटल एनर्जी के साथ 1 फोटोन की एनर्जी को डिवाइड करना पड़ेगा। इट्स सिंपल एज दैट इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, दैट इज एनर्जी रेट कितना है, एनर्जी रेट कहाँ गया एनर्जी रेट, हाँ वो वाला 21/4 10⁻19 डिवाइडेड बाई क्या है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन दैट इज 124/55। तो इसको मैं डायरेक्ट ऊपर लिख दे रहा हूँ 124 × 55।
बोलेंगे सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अभी इसको हम लोग थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन मेथड से कर सकते हैं। आप लोग कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, तो कैलकुलेटर के बिना एग्जाम में कैसे करेंगे वो मैं दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए 21 को मैं नियरली इक्वल टू 20 लिख सकता हूँ, नियरली लिख सकता हूँ। नीचे 124 है तो 124 को मैं नियरली इक्वल टू 120 लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। 55 को 55 रखते हैं इंटू 10⁻19 लगते हैं। तो देखिए हमारा क्या क्या कट गया, इधर 0 0 कट गया, 2 × 6 = 12, तो 2 × 6 = 12। तो अभी एक चीज़ देखिए 6 × 4 क्या है 24 ऊपर है 55। तो मैं इसको और भी अप्रॉक्सीमेशन करूंगा। मेरा नीचे क्या हो गया 24 ऊपर क्या है 55, 10⁻19 जैसे है मैं वैसे लग दे रहा हूँ। अभी मुझे अप्रॉक्सीमेशन करना है। देखिए अभी कैसे करेंगे, मैं 24 को अगर मैं नियर अबाउट 25 कर दूँ, नियर अबाउट कर दूँ, मैं अप्रॉक्सीमेशन ले रहा हूँ बिना कैलकुलेटर का। तो 5 × 5 = 25, 5 × 11, तो 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, उसके बाद बोलिए 5 × 2 = 10, 0.5 फिर से 5 × 2 = 10, तो कितना आ गया नियर अबाउट 2.2 × 10⁻19 आ चुका है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स मेरा कितना आ चुका है 2.2 × 10⁻19 फोटॉन्स। तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करके भी हम लोग कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर। अपना कैलकुलेटर निकालना, इसके आसपास ही आंसर हमारा आएगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया 2.2 × 10⁻19 फोटॉन्स। बिना कैलकुलेटर का हमने किया है अप्रोक्सीमेशन मेथड से। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अप्रॉक्स। समझ पा रहे हैं बिना कैलकुलेटर के कैसे करते हैं, ऐसे हम लोग का बिना कैलकुलेटर का किया जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। हाँ, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 5 का एक और का क्वेश्चन भी है, तो इसको मिटा के हम लोग अभी उसको करेंगे। 5 का और का क्वेश्चन, चलिए 5 का और का क्वेश्चन ये वाला लिख लिया। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे 5 का और का क्वेश्चन। चलिए क्या दिया है देखिए, चलिए 5 का और का क्वेश्चन क्या दिया है। वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन बोला है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ फोटो करंट इज बॉट टू 0 बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना बोला है 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला है। तो हमें यहाँ से क्या क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना ये निकालना है, और हमारा वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या है ये निकालना है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट ये निकालना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो हमारा ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि वर्क फंक्शन का मतलब क्या है h/0, इसका वैल्यू क्या दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। यहाँ से मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई h। दोनों का वैल्यू पुट करेंगे। पहले इसको मुझे किस में ले जाना पड़ेगा, जूल में। तो इट इज 2.14 1.6 × 10⁻19 जूल डिवाइडेड बाय प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है 6.6 लेते हैं हम लोग, 6.2 भी ले सकते हैं, 10⁻34। अभी अप्रॉक्सीमेशन मेथड फिर से हम लोग करेंगे यूज। सो देखिए दोनों डेसिमल हट गया। यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको मैं अगर हटा देता हूँ तो मैं 10⁻20 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। सो मेरा क्या हो गया देखिए 214 डिवाइडेड बाई 662 इंटू 16 10⁻34 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻14 इधर हो गया। देखिए -34 ऊपर गया +34 तो 14 हो गया। तो अभी मुझे इसको अप्रॉक्सीमेशन मेथड से करना है। तो कैसे करेंगे सर इसको, आप बोलिए सर कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सो अब 214 है, इसको मैं नियरली इक्वल टू 210 लिख सकते हैं। 662 इसको 660 लिख सकते हैं। 16 को ऐसे ही रखते हैं, 10⁻14 को ऐसे रखते हैं। तो ये वाला चल गया, ठीक है। 3 × 7 3 × 22 2 × 11 2 × 8। देखिए 7 8 से क्या होता है 56 होता है। 7 8 से 56 बाई 11 इंटू 10⁻14 ये हो रहा है। अभी देखिए 11 5 से 55 होता है, तो मैं इसको 5.1 लिख सकते हैं इंटू 10⁻14। ये वाला मैं नियरली कुछ लिख सकता हूँ, नियरली 5.1 लिख सकता हूँ। तो 5.1 10⁻14 हार्ज मेरा अप्रॉक्सीमेशन मेथड से आ गया है। सो मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बाय अप्रॉक्सीमेशन मेथड 5.1 10⁻14 हार्ज। बिना कैलकुलेटर का हमने किया। आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ बिना कैलकुलेटर से आप लोग कैसे करेंगे। कैलकुलेटर का हेल्प से तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हम लोग बिना कैलकुलेटर से कैसे करेंगे ये सिखा रहे हैं। अभी मैं आप लोग को एक चीज़ बोल दे रहा हूँ, ये जो मेथड मैंने किया इसको आप लोग
रफ में करना, कॉपी में करके मत दिखाना। ये वाला जो आपने अप्रोक्सीमेशन मेथड किया ये रफ में आप लोग करना, कॉपी में मत करना, क्योंकि कॉपी में करेंगे तो टीचर बोलेंगे सर ये कैसे कर दिया वो। लेकिन ये मेथड मेरा विश्वास रखिए, अप्रोक्सीमेशन मेथड इज द बेस्ट वे बाई विच यू कैन डू एनीथिंग विदाउट एनी कैलकुलेटर। ये है अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो ये हमारा पहला काम हो गया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। अभी क्या निकालना है, ये तो हमारा हो गया, अभी मुझे वेवलेंथ निकालना है। तो कैसे करेंगे, इसको पहले लिख लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या आ गया 5.1 10⁻14 हर्ट्ज मेरा आ गया। अभी मुझे निकालना है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल EVS इक्वल्स टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। h न्यू का मतलब ही hc बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन इक्वल्स टू EVS। सो hc बाई लैम्डा का मतलब क्या हो जाएगा, E इंटू VS माइनस वर्क फंक्शन। तो VS का वैल्यू कितना दिया है 0.6 वोल्ट। तो क्या लिख सकते हैं 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इधर जाएगा मतलब प्लस हो जाएगा, ये तो जा रहा है प्लस हो जा रहा है। वर्क फंक्शन कितना दिया 2.14 प्लस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जा रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया hc बाई लैम्डा। तो यहाँ भी हम लोग शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। अगर hc लैम्डा को मैं एमस्ट्रॉन्ग में रखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर एमस्ट्रॉन्ग में रखूँ तो मैं hc का जगह क्या लिख सकता हूँ 12400 बाई लैम्डा को अगर एमस्ट्रॉन्ग में रखूँ तो डायरेक्ट ये किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा ना। अभी आप लोगों को मैंने बोला 12400 करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा इक्वल टू 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, कैंसल आउट। तो लैम्डा एमस्ट्रॉन्ग में कितना आएगा 12400 बाई 2.74। सो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि लैम्डा का वैल्यू क्या है 12400 बाई 2.74। सो 12400 2.74, तो इसको मैं 274 इंटू 100 लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो इन दोनों जीरो को भी मैं अगर हटा दूँ तो टोटल मैं 10⁻4 लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना नेचुरली सॉल्व हो रहा है देखिए, 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, तो 62/137। तो इसको अप्रॉक्सीमेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ 60/137। तो आप लोग सीख ही गए तब से कर रहे हैं। 137 को क्या लिखेंगे 140, 10⁻4, 0 काट गया 2 इंटू 3, 2 इंटू 7। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/7, या मैं 30/7 इंटू 10 क्यूब लिख सकते हैं। तो एक 10 अगर इधर से मैं उधार ले लिया, 10⁻4 है, एक 10 अगर उधार ले लिया तो 30 इंटू 10 क्यूब बाई 7। तो 30/7 करेंगे क्या होगा 7 4 28, 2 7 2 4.2 लिख सकते हैं। तो नियरली इक्वल्स टू 4.2 इंटू 10 क्यूब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर मीटर। इसको मैं लिख सकता हूँ 4.2 इंटू 10 क्यूब। सो यहाँ से मीटर नहीं सॉरी एमस्ट्रॉन्ग में आएगा। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया लैम्डा इक्वल्स टू 4.2 10 क्यूब मतलब 4200 एमस्ट्रॉन्ग, 4200 एमस्ट्रॉन्ग। तो कितना आ गया अप्रॉक्सीमेट 4200 मेरा एमस्ट्रॉन्ग में वैल्यू आ चुका है। एज सिंपल एज दैट। कैमरा में लास्ट तक आ रहा है कि मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में लास्ट तक आ रहा है कि नहीं। तो 4200 एमस्ट्रॉन्ग आ चुका है। तो देखिए कैसा लग रहा है आप लोग को। हर एक टाइप का क्वेश्चन जो मैंने किया यहाँ पर, हर एक टाइप क्वेश्चन एक अलग अलग टाइप का है। देखिए हर एक क्वेश्चन एक अलग अलग टाइप का है और हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हम लोग ऑप्शन छोड़ के भी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन दिया है। और देखिए ये कितना नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इतना कुछ करना पड़ा 2 नंबर के लिए देखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। चलिए कैसा लग रहा है बोलिए, एक कमेंट करके बोलता हूँ। आप लोग इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग एक कमेंट नहीं करते कि कैसा अच्छा लगा क्लास या बुरा लगा। ये बहुत खराब लगता है। आप लोग का कमेंट मुझे चाहिए कि क्लास अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। आपका हर एक का कमेंट मेरे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका हर एक का कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो यहाँ पर हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अभी हम लोग जाएंगे सेक्शन बी में। तो पहला क्वेश्चन, डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स वेव थ्योरी। तो हाइगेन का वेव थ्योरी से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना है। ये ऑलरेडी मैंने क्लास में बहुत बार कराया है। जब मैंने थियोरेटिकल क्लास आप लोगों को कराया था, मेरा वेव ऑप्टिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर उधर ही हमने करवाया था। तो मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूँगा वो लेक्चर जाकर आप लोग देख लेना। वेव ऑप्टिक्स का जो मेरा पहला लेक्चर था, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो हम लोग अभी 6 का क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन है। उसके साथ हम लोग देख रहे हैं उसका और का क्वेश्चन क्या है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ये भी हम थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप लोग को मिल जाएगा मेरा क्लास में। एक्सप्रेशन रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप, मेरा माइक्रोस्कोप का लेक्चर जो है रे ऑप्टिक्स में मिल जाएगा।
एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव, तो ये भी जो क्वेश्चन है ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेने से क्या होता है, जो ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव है अगर ये वाला हम लोग लेते हैं तो इसमें क्या होता है बोलिए, तो इसमें आपका हमारा जो रिजोल्विंग पावर है ये बढ़ जाता है। ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में डायरेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि 6 का थियोरेटिकल क्वेश्चन था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में डायरेक्ट आ जाते हैं। नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंग इन अल्ट्रावायलेट रीजन, तो यूवी रीजन में कौन रहता है बोलिए, तो यूवी रीजन में रहता है लाइमन सीरीज। यूवी रीजन में क्या रहता है, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज मेरा यूवी रीजन में रहता है। इसके साथ क्या बोला है, डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ हीलियम इन सेकेंड ऑर्बिट, तो हीलियम देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -13.6 इंटू Z²/n²। अभी हीलियम का क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2 है, और ऑर्बिट नंबर कितना बोले सेकेंड ऑर्बिट, तो n का वैल्यू भी क्या है 2 है, n का वैल्यू 2 है, तो क्या बोले बिठाएंगे इधर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो 2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कट गया, तो क्या होगा आंसर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हीलियम का सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, डन, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन मोज़लेस लॉ एक्सप्लेन इन फ्रॉम बोर्स थ्योरी, तो मोज़लेस लॉ आप सभी लोगों को पता है, तो इसका जो और का क्वेश्चन है मोज़लेस लॉ क्या है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने क्लास में कराते टाइम आप लोगों को स्टेटमेंट लिखाया था मोज़ले लॉ का, तो मोज़ले लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका जो और का क्वेश्चन है मोज़ले लॉ कि द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू k इंटू जेड माइनस सिग्मा होल स्क्वायर, ये वाला हमारा मोज़ले लॉ था, जहाँ पर z क्या है, z है एटॉमिक नंबर एंड ए सिग्मा क्या है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, सिग्मा क्या है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और हमारा ये क्या है न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे है। अभी उसी के साथ एक क्वेश्चन बोला है एक्सप्लेन इट फ्रॉम बोर्स थ्योरी, तो बोर का थ्योरी क्या कहता है, बोर का थ्योरी कहता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट जंप करता है वो रेडिएशन एमिट करता है, तो वही जो रेडिएशन एमिट करता है उसका फ्रीक्वेंसी न्यू है। तो बोर का थ्योरी से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द रेडिएशन एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हिच जंप्स फ्रॉम हाई ऑर्बिट टू लो ऑर्बिट इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड दैट रेडिएशन हैज फ्रीक्वेंसी न्यू। तो ऐसे हम लोग मोज़ले लॉ को बोर्स थ्योरी से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो 7 का और का क्वेश्चन, तो चलिए हम लोग 7 का और देख लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, 8 का क्वेश्चन। 8 का क्वेश्चन क्या दिया है, टेकन 1 EMU इक्वल टू 931 MeV, कैलकुलेट द मास ऑफ 12C कार्बन एटम। तो 12C6 कार्बन एटम का मास क्या होगा, तो 12C6 कार्बन का मास क्या होगा, मास का फॉर्मूला क्या है A इंटू AMU, तो कार्बन का हमारा मास नंबर क्या है 12 है इसका मास नंबर, दैट इज 12 AMU। हमारे पास 1 AMU का मतलब क्या है, 1 AMU का मतलब है 1.67 10⁻⁻27 kg, ये उसका मास होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 इंटू 1.67 10⁻⁻27, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, उसको 12 7 से क्या होता है 12 7 से 84, 8 12 6 से 72 और 8 से 80, 12 1 से 8 17.04 10⁻⁻27 kg। तो दिस इज द मास ऑफ 12C6 कार्बन, तो ये मास ऑफ 12C6 कार्बन है, लिख लीजिए इसको। तो 12C6 कार्बन का मास हमारे पास क्या आ गया, ये वाला हमारा 12C6 कार्बन का हमारे पास मास आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में ठीक किया था, देख मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। हाँ 12 1 एक मिनट 12 7 से 84 सर मल्टीप्लिकेशन आप लोग गलत कर रहे हैं। 12 7 से 84, 8 12 6 से 72 और 8 कितना होता है 80, 8 12 1 से 8 ओ 20.04 होता है, सॉरी 17 नहीं है 20.04 होगा। बोलेंगे सर आप इतना कुछ करके मल्टीप्लिकेशन गलत कर रहे हैं तो क्या करते, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मास डिफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव है। मास डिफेक्ट बोले तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो उसके पहले मास डिफेक्ट का डेफिनेशन क्या है। जो मास डिफेक्ट है इसका मतलब क्या है, मास डिफेक्ट का मतलब है मास ऑफ
न्यूक्लियन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। अभी देखिए मास ऑफ न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अभी हमें क्या पता है, मास ऑफ न्यूक्लियन तो हमेशा ग्रेटर होता है मास ऑफ न्यूक्लियस से, इसका मास तो इससे ज़्यादा ही होता है, तो इसका मतलब मास डिफेक्ट हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है मास डिफेक्ट पॉजिटिव। अगर आप लोगों को मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, हमारे जो एटॉम एंड न्यूक्लियर का चैप्टर है उधर मैंने मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, 8 का और का क्वेश्चन क्या दिया है, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, मैं जिस लेक्चर का बात करूँ उसी लेक्चर में ये वाला ग्राफ भी मैं कराया हूँ, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर मेरा जो डायोड का लेक्चर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, उधर मैंने फुल वेव रेक्टिफायर पीएन जंक्शन डायोड में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहाँ से आप लोग थियोरेटिकल क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन दिया है 9 का, और क्या दिया है, ट्रूथ टेबल ऑफ 2 इनपुट नॉर गेट। तो 2 इनपुट नॉर गेट, और ये भी आप लोग उधर मिल जाएगा। मेरा जो लेक्चर है थियोरेटिकल क्वेश्चन, पहले ही बोला हूँ मैं थियोरेटिकल क्वेश्चन आप लोग को नहीं करूँगा, जो नया टाइप का क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा। एक्सप्लेन ए लॉजिक सर्किट हाउ ए नॉर गेट कैन बी कन्वर्टेड टू एंड गेट। तो नॉर गेट टू एंड गेट मैंने कराया था, फिर से मैं आप लोगों के लिए रिपीट करवा दे रहा हूँ। मैंने बोला था नहीं कराऊंगा, लेकिन करा दे रहा हूँ। नॉर गेट से एंड गेट आप लोगों को करा देना है। ये तीनों कौन सा गेट से कौन सा गेट ट्रांसफर होगा, इसको सब मैं कराया हूँ मेरे लॉजिकल गेट के क्लास में, पूरा हर चीज़ किया है। तो 9 का और हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर गेट से एंड गेट। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले ये हमारा एक नॉर गेट है, ये एक नॉर गेट है, यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बार, यहाँ पर हो जाएगा बी बार। तो फिर से एक नॉर गेट अगर मैं यहाँ दे दूँ, फिर से नॉर गेट दे दूँ, तो वाई क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार, इसका होल बार। तो मतलब ए बार इंटू बी बार, दैट इज ए इंटू बी। यही क्या है, यही है एंड गेट। तो ये हमने क्या किया, नॉर गेट टू एंड गेट, समझ गए। तो नॉर से एंड कैसे करते हैं, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद डिफाइन मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस में मैंने आप लोग को कराया था मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। फिर भी एक बार मैं आप लोग को रिपीट कर देता हूँ, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है। 10 का क्वेश्चन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू, तो ये क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो of amplitude of modulating signal to the carrier signal, to the carrier signal। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है मॉड्यूलेटेड सिग्नल बाय कैरियर सिग्नल का हमारे पास जो रेशियो है एम्पलीट्यूड का, उसी का रेशियो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसका मतलब है ए मैक्स माइनस ए मीन बाई ए मैक्स प्लस ए मीन। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। उसके साथ ही एक क्वेश्चन दिया है द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या बोला है, उसके साथ ही एक क्वेश्चन दिया है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन में बोला है 10 वोल्ट, और मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या बोला है, मिनिमम एम्पलीट्यूड बोला है 3 वोल्ट। तो मुझे मॉड्यूलेशन इंडेक्स चाहिए, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, हमारे पास ये फॉर्मूला है ए मैक्स माइनस ए मीन 10 माइनस 3 बाई ए मैक्स प्लस ए मीन, दैट इज 10 प्लस 3, तो दैट इज 7/13। दिस इज द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, 7/13। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए। पेन का इंक खत्म हो जा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा इंक भर लेते हैं, तब तक आप ये वाला लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे 10 का और का क्वेश्चन। तो 10 का और का क्वेश्चन क्या बोला है देख लीजिए। तो कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग कमेंट करते रहिए। आपका हर एक का कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, आप लोग सिर्फ कमेंट करते चल रहिए। सो चलिए देख लेते हैं 10 का और। टेन का और क्या बोला है, व्हाट इज जीपीएस। तो जीपीएस क्या बोला है, जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम।
जीपीएस आप सभी लोगों को पता है कि जीपीएस एक नेविगेशन डिवाइस है। इसका डेफिनेशन अगर लिखेंगे पूरा, इट इज अ नेविगेशन डिवाइस बाय सैटेलाइट वी कैन फाइंड एनी एरिया और एनी मैप बाय यूजिंग जीपीएस, वी कैन लोकेट एनीथिंग। तो ये जीपीएस क्या है? नेविगेशन डिवाइस है। डिवाइस मतलब नेविगेशन टेक्निक है। ग्लोबल सैटेलाइट का रेंज है, सैटेलाइट का रेंज से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, जो पूरा मैप हमें जीपीएस से मिल जाएगा। उसके साथ एक न्यूमेरिकल दिया है, what will be required for height of a TV tower, what will be the required height of a TV tower which can cover a population of 60.3 लाख if average population density दिया है। तो पॉपुलेशन मेरे पास कितना दिया है देखिए, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पॉपुलेशन कितना दिया है 60.3 लैक्स, मतलब 60.3 × 10⁵ पीपल, इतना सारा पीपल है। और 10 लैक्स दिया है, ठीक है, 10 इतना सारा पीपल है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या बोला है? पॉपुलेशन डेंसिटी 10,000 या कितना बोला, नहीं 1000 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। तो पर किलोमीटर स्क्वायर में इतना सारा पीपल है, तो ये अगर दिया है तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तो यहाँ से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी दिया है, टोटल पीपल दिया है, तो एरिया क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन को डेंसिटी के साथ डिवाइड करने से हमारा एरिया निकल जाएगा ना। तो डिवाइड बाय 1000, किलोमीटर स्क्वायर हमारा यूनिट होगा, क्योंकि टोटल पीपल के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो यूनिट क्या होगा? किलोमीटर स्क्वायर। दैट इज इसको माइनस करेंगे तो ये क्या है 10 क्यूब, तो 60.3 इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 6030 पीपल हमारा हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है। अभी एरिया का मतलब क्या है? एरिया का मतलब भी तो 2 पाई RH होता है। तो R का मतलब है रेडियस ऑफ द अर्थ, RE क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, इसका वैल्यू क्या है 6400 किलोमीटर। तो यहाँ से मेरा H का वैल्यू क्या आ जाएगा? A/2 पाई RE, ये वाला वैल्यू होगा। तो A का वैल्यू क्या है? A का वैल्यू है, देखिए सॉरी पीपल क्या लिख दिया यहाँ पर मैंने, 6030 किलोमीटर स्क्वायर। आप लोगों का पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी दिमाग घूम जा रहा है, सॉरी। सो 6030 डिवाइडेड बाई 2 पाई, R का रेडियस कितना दिया है? अर्थ का रेडियस 6400 दिया है। सो 1010 कट गया, पाई का वैल्यू क्या है 3.14। सो 603 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 640। अब बोलेंगे सर यहाँ से मैं कैसे निकालेंगे, ये आंसर किस में किलोमीटर में आएगा? तो हम लोग अभी क्या करेंगे? अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो 603 को मैं 600 लिख सकता हूँ, 3.14 को पॉइंट हटाने से ऊपर में 100 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे 2 दिया है 2, 3.14 को मैं नियरली 310 लिख दे रहा हूँ, और 640 को मैं अभी 640 लग रहा हूँ। तो देखिए कितना सारा जीरो कट जाएगा, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, ठीक है। अभी देखिए क्या है 2 है, 2 इंटू 300 से ये वाला कट गया। अभी 31 है, तो 31 को अगर मैं 3 इंटू 100 इसको नियरली 30 पकड़ लूँ तो 3 इंटू 10 हो जाएगा, कट गया, ठीक है। तो नीचे 64 बाकी है, नीचे क्या दिया 64। तो क्या पड़ा रहा है देखिए 1 0 कट गया, तो क्या पड़ा है 10/64 बाकी है। तो 64 को अगर मैं 60 कर लूँ तो क्या है 1/6 किलोमीटर मेरा हो रहा है। 1/6 तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा, 1/6 तो पॉइंट देंगे तो क्या होगा 6 1 ज़ा 6 4 40, 6 इंटू 7 ज़ा क्या होता है 42, तो 6 6 ज़ा 36, तो 6 आ गया फिर से 60, तो 6 इंटू 9 ज़ा 54। सो पॉइंट तो नियरली ऐसा आ जा रहा है, तो नियरली 0.169 किलोमीटर आ जा रहा है, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 169 मीटर लिख सकता हूँ। तो नियरली अप्रोक्सीमेट मेथड से हमने क्या लिख दिया 169 मीटर मैंने अप्रोक्सीमेट से मैंने कर दिया। अब बोलेंगे सर ये तो अप्रोक्स हमने किया, तो अगर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा तो इतना बड़ा क्वेश्चन करेंगे कैसे? तो ऐसा पर अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम लोग कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमारा अप्रोक्सीमेशन मेथड से हमने हाइट निकाल दिया। तो ये था 10 का और का क्वेश्चन। अभी चलिए हम लोग जाएंगे सेक्शन सी में। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, देखते हैं कितना बड़ा क्लास हो गया। ओह ऑलरेडी 50 मिनट्स पार हो चुका है, आप सबका दिमाग धीरे धीरे खराब होना शुरू हो रहा है, लेकिन क्या करेंगे हम, हमें तो करना पड़ेगा सॉल्व। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 11,
डिराइव लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस, प्रूव हम लोग नहीं करेंगे, पहले से बोला है लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूव ऑलरेडी हो चुका है। बोला है कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक है 4/3 और क्या दिया है 1.60। सो ये वाला μ2 है, ये वाला μ1 है, दोनों वैल्यू दिया है। फर्स्ट मीडियम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट मीडियम 4/3 एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या दिया है 200 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज, हमें भी निकालना है, तो ये वाला सर कौन सा फॉर्मूला से करेंगे, ये वाला जब हमने रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस पढ़ाया था, एक बहुत पहले एक फॉर्मूला आप लोगों को मैंने प्रूव किया था, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कॉन्वेक्स क्या बोला देखिए कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कोई लेंस नहीं बोला है। जब भी सरफेस बोला रहेगा तो सरफेस के लिए हमारा फॉर्मूला देखिए क्या था μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये वाला फॉर्मूला मैंने आप लोग सिखा था, उस फॉर्मूला यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा। सो देखिए 4/3 का मतलब क्या है 1.33, तो वैल्यू पुट करेंगे, μ2 का वैल्यू क्या है 1.6 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 का वैल्यू क्या है 1.33 बाई इसका वैल्यू क्या है 200 है, ठीक है, इसका वैल्यू 200। अरे रुकिए, इसको अगर 4/3 कर दे तो कैंसल आउट करने में आसानी होगा, तो इसको 4/3 रखते हैं इक्वल टू इसका 1.6 माइनस 4/3, रेडियस क्या दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको मैं क्या करेंगे 20 लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1.6/v, तो 4 × 5 = 20 50 हो जा रहा है, तो माइनस 1/3 × 50 करेंगे तो 150 हो गया। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 × 6 4.8 माइनस 4/3 × 20 3 × 20 दैट इज 4.8 माइनस 4 करेंगे तो 0.8/60 दैट इज 8/600। सो 1.6/v क्या हो गया 8/600 प्लस 1/150, तो 600 अगर हो जाता है 600 8 15 × 4 तो 60 होता है, तो इंटू 4 इधर हो जाएगा प्लस 4 दैट इज 12/600। सो इसको सॉल्व करेंगे 12 5 तो 50 50 हो गया, तो देखिए 1.6/v इक्वल्स टू 1/50, सो v इक्वल्स टू 1.6 × 50 दैट इज 5 6 30 380 दैट इज v का वैल्यू क्या आ गया 80 सेंटीमीटर। तो हमारा इमेज डिस्टेंस क्या आ गया, इमेज फॉर्म्ड कहाँ पर हो गया एट 80 सेंटीमीटर, समझ गए, तो ये हमारा वैल्यू है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 80 सेंटीमीटर हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। 1.6 सब कुछ ठीक किया कि नहीं, मैं आपको चेक कर लेता हूँ। 1.6 4/3 150 4.8 60, ठीक है, तो 0.8 मतलब हट गया तो 8/600, ठीक है, तो 8/600 ये उधर गया था 1/50 15 × 4 ठीक है 150 × 4 60 हो रहा है, तो 4 12/60 12 × 50 हो रहा है, ठीक है, तो 50 अगर हो गया 50 × 80 240 हमारा ये वाला, अच्छा ठीक ही है, कुछ तो गलत तो हो नहीं रहा है, मुझे जो लग रहा है सब कुछ ठीक ही हो रहा है। 4.8 इसको हमने 4.8 किया, 4.8 माइनस 4 0.8 600 ठीक ही है, कोई गलत नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा चेक करके देख लिया, ठीक ही हो रहा है, तो यही वाला हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो चलिए क्या बोला है, तो ये हमारा रेडियस है 20, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो अभी हम लोग आगे करेंगे कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। उसके बाद क्या बोला डिफाइन एंगुलर डिस्पर्सन डिस्पर्सिव पावर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम। इसका और का एक न्यूमेरिकल वो हम लोग कर लेंगे, 11 का और का एक न्यूमेरिकल है जो पावर ऑफ स्पेक्टेकल्स दिया है, वो वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं 11 का और क्या क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन बोला है व्हाट फोकल लेंथ विद स्पेक्टेकल्स हैव फॉर पर्सन हुज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन इज 50 सेंटीमीटर। तो एक का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन क्या दिया है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन v इक्वल टू डी इक्वल टू क्या बोला है 50
सेंटीमीटर बोला है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन बोला है 50 सेंटीमीटर, और u तो होता है इन्फिनिटी, तो क्या फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, दैट इज 1/50 माइनस 1/इन्फिनिटी। तो यहाँ से फोकल लेंथ क्या हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ हो गया। तो ये हमारा फोकल लेंथ है, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 12 का क्वेश्चन क्या बोला, ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये जितना भी क्वेश्चन है इसके बाद ये सब कुछ हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर 12 का जो दोनों क्वेश्चन ये आप लोग नहीं कर पा रहे तो कमेंट में बोलना, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास जब लूँगा मैं आप लोग को समझा दूंगा। तो ऐसे हम आज पहला क्लास था ABTA का, तो हम लोग ऐसे करके पूरा जो टेस्ट पेपर है पूरा सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग टाइम सॉरी हाँ ठीक है चलिए। तो अगर उसके बाद हमारा टाइम बचता है तो हम लोग और भी पेपर करेंगे। तब तक आप लोग मैं जो कर रहा हूँ ये वाला प्रैक्टिस कीजिए, और अपने आप को अगर टेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग कैसे प्रिपरेशन ले रहे हैं तो मेरे जो मॉक टेस्ट सीरीज है वहाँ पर आप लोग एनरोल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग को बेस्ट विशेस एंड थैंक यू।